जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका DJ24 यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस 2024 ऑफिशियली पेपर का सॉल्यूशन। जो आपका पेपर है 17 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसके जो भी जीके के क्वेश्चन थे 39 क्वेश्चन थे, तो उनका हम व्याख्यानुसार क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे, लेकिन उसमें से एक सही होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन और बन जाएंगे, तो वहां से आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प होगी। और जो री एग्जाम होगा उसमें आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया था ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो आपका सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है जी? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। एक क्वेश्चन यहां से बन गया। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी है ये ग्रेट बैरियर रीफ। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, आपसे पूछ लिया जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। फिर यहाँ पे आ जाइए, ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क की स्थापना 1975 में इसके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए की गई थी। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन और बन गए। आई होप आगे चलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पहला ऑप्शन आपका ये था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही जवाब था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जी आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ से क्वेश्चन और किस तरह के बन सकते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। ये पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक है जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रख्यात वकील, कांग्रेस नेता थे। ये पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से क्या थे? तो एक वकील थे और कांग्रेस नेता भी थे। आगे की कुछ जानकारी, 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के बाद, यानी हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और फाइनली साइन कर लिए गए थे, तो करने के बाद उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि काम पूरा हो चुका था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो पहला ऑप्शन था आपका भवभूति, हरिसेन, बोधायन, बाणभट्ट। इस तरीके से आपके ऑप्शन थे। तो सही जवाब इसका क्या है? हरिसेन। बी ऑप्शन आपका ठीक है। तो एक संस्कृत शब्द है जिसका जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है ना, ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है आपका, एक संस्कृत का शब्द है और एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। दरबारी कवियों ने राजाओं की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए उनकी प्रशंसा की। इन वृत्तांतों को बाद में भी स्तंभों पर उकेरा गया। ये क्या है? उकेरा गया ताकि लोग इन्हें पढ़ सके। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त, ये पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। या ये पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र का नाम बताइए, तो ऑप्शन दे देंगे 4, तो उसमें समुद्रगुप्त होगा, तो सही आंसर होगा। उस समुद्रगुप्त वंश का सबसे महान शासक था। चंद्रगुप्त के दरबारी कवि हरि सिंह द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ पर उकेरा गया था। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। सबसे बड़ी लैगून झील, वो भी खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील। तो आपका ऑप्शन था लोनार क्रेटर झील, कोलेरू झील, चिल्का झील, पंचभद्र साल्ट लेक। तो आपका सही जवाब था चिल्का झील। क्या है जी? चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। और आपसे पूछा जाए मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वूलर झील मीठे भारत के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो कौन सी थी जी? वूलर। अगर इसे याद रखना है ना वूलर को, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कूलर, वूलर को मान लीजिए आप कूलर, क्योंकि कूलर क्या देता है? मीठी मीठी हवा देता है। तो मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कूलर, कूलर नहीं बोलना आपको, वूलर। चलिए, चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और वो कहाँ पर स्थित है? भारत देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 5, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7, 5, 8, 6। तो आपका जवाब है 7। तो न्यूटन ने खोज की है कि प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से बना है। ये पूछा जाएगा कि 7 अलग अलग रंगों से बना है प्रकाश आपका, तो किसने खोज की थी इस चीज की? न्यूटन ने। तो आपका जवाब क्या होगा जी? न्यूटन। और यहाँ पे लिख दिया मैंने विबज्योर। तो V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गई होगी चीजें। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। या ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पहला ऑप्शन है मकासर जलडमरू मध्य, 8 डिग्री चैनल, मेंसिना जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 4, ये वाला। इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी ले लेते हैं। श्रीलंका और भारत को पाक हेजलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्र चैनल द्वारा लगाया गया है। पाक जलडमरू मध्य भारत और तमिलनाडु को श्रीलंका जापान से जोड़ता है। ये जो पाक जलडमरू मध्य ना, इसे पाक जल संधि बोलते हैं। ये भारत के तमिलनाडु को, तमिलनाडु वाला जो पार्ट है नीचे साउथ इंडिया वाला, श्रीलंका को जोड़ता है और जो जापान से भी जोड़ता है, जापान जाने के लिए भी रास्ता बनाता है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका में मन्नार द्वीप के समय पर स्थित है। एडम ब्रिज राम सेतु जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, वह पाक जलडमरू मध्य को मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। दोस्तों, मैंने कुछ ज्यादा जानकारी दे रखी है नीचे को, तो आप इसे खुद पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो हो जाएगा इस तरह बड़ा। तो मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ, नीचे जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसे आप खुद से ही रीड कर लेना, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? लगभग बहुत कुछ ही एग्जाम होते होंगे जो ये प्रश्न ना पूछा जाता है, मतलब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि सोनपुर का मेला तो बड़ा ही फेमस है और ये बिहार में लगता है और ये पशु मेला है। तो कहाँ पर लगता है जी? बिहार में। तो सिक्किम आपका ऑप्शन नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, असम भी नहीं है। सोनपुर मवेशी मेला बिहार का एक प्रसिद्ध आयोजन है। गुजरात राज्य के मेले रण उत्सव, भावनाथ महादेव मेला, राजस्थान बेनेश्वर मेला, ये राजस्थान के मेले होगी, बेनेश्वर मेला, गोगा जी का मेला, राम देवरा मेला, मारवाड़ मौसम। बिहार में सोनपुर मेला लगता है और मवेशी मेला लगता है। पंजाब में बसंत मेला, बैसाखी, छापर मेला। तो आप ये सभी पढ़कर जाए अच्छे से, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार क्या पता पंजाब का पूछ ले जाए, राजस्थान का पूछ ले जाए, उत्तर प्रदेश के मेले पूछ ले जाए। चलिए
प्रश्न नंबर 8, अंगूर की खेती की उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर। तो विटीकल्चर ही क्या है आपका इसका सही जवाब होगा पहला ही ऑप्शन। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। शराब के उत्पादन के लिए या कच्चे उपभोग के लिए अंगूर की खेती टेबल अंगूर विटीकल्चर कहलाती है। चीन अंगूर का अग्रणी उत्पादक है। सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन चीन करता है। यह वैश्विक उत्पादन का 16.9% है। चीन के बाद 10.8% पर इटली और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है 8.7%। हॉर्टिकल्चर एक प्रकार की कृषि है जिसमें फल और सब्जी उगाई जाती है। मछली के प्रजनन पालन और प्रत्यारोपण को मत्स्य पालन कहते हैं। सेरीकल्चर कैटरपिलर को पालन के माध्यम से कच्चे रेशम का उत्पादन कहते हैं। तो यहाँ पर सेरीकल्चर भी दर्शा दिया, हॉर्टिकल्चर भी दर्शा दिया, ठीक है जी। पीसीकल्चर होता है मत्स्य पालन। पीसी फिश फॉर मछली, इस तरीके से फिश फिश ऐसा वाई निकाल कर आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, तो आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। तो बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती है तथा बेलाडीला लोह अयस्क क्षेत्र को इसका नाम मिला। लोह अयस्क के नाम से फेमस है भाई ये पहाड़ी, यहाँ पर लोह अयस्क मिलता है बहुत ज्यादा। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन है उप रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। इसको मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से, ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये आपका क्या हो गया आंसर। भारतीय जनगणना भारत के लोगों की विभिन्न विशेषताओं पर विभिन्न सांख्यिकी जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। एकल स्रोत है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये है आपका एकल स्रोत और यहाँ से डंडा मिस हो जाएगा आका। तो वर्ष 1872 में पहली जनगणना भारत के विभिन्न हिस्सों में गैर समकालिक रूप में आयोजित की गई थी। तो सबसे पहली जनगणना भारत में कब की गई? 1872 में। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दशकीय जनगणना, दशक का मतलब होता है हर 10 बाद, हर 10 वर्ष बाद जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्य मंत्रालय भारत सरकार की है। ये याद रखना, पूछा जाएगा कि किसकी जिम्मेदारी होती है जनगणना कराना हर 10 वर्ष बाद, यानी दशकीय जनगणना। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो पहला ऑप्शन महाकवि कालिदास, कल्लन, महादेवी वर्मा, भारवी। तो आपका सही जवाब होगा महाकवि कालिदास। कालिदास कुमार संभव एक महाकाव्य था जिसकी रचना प्रसिद्ध कवि कालिदास ने की थी। मालविका विकागिमित्रम, काफी बड़ा नाम है, विक्रमोत्कर्षीय और अभिज्ञान शकुंतलम उनके कुछ प्रसिद्ध नाटक है। रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत जैसी कविताएं भी प्रसिद्ध है। किसकी जी? ये किसकी है? कालिदास जी की। कालिदास उज्जैन के शासक राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। पहला ऑप्शन आपका 7 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 जून, 5 जून। साहित्यकार विलियम शेक्सपियर के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, इसे आप खुद रीड कर लीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। शेक्सपियर की पुण्यतिथि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विलियम शेक्सपियर को व्यापक रूप से अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा लेखक और विश्व का सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है। महत्वपूर्ण कृतियां हैं इनकी हैमलेट, रोमियो जूलियट, ओथेलो, किंग लेयर और मैकबेथ। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर कृतियां गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसमें ज्यादा इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बस आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुलह कहा जाता है? प्रश्न नंबर आपका 13। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 14।
किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण, शहरीकरण, ग्राम्यकरण, अनियोजित विकास। अब आपके चार ऑप्शन हो गए, तो इसका सही जवाब था शहरीकरण। तो किसी देश की बाहरी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को शहरीकरण के रूप में जाना जाता है। सीधी सी बात है, अगर शहर में जनसंख्या बढ़ रही है रेशियो में, तो समझ लेना शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, तो उसे शहरीकरण ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कई कारक है जो शहरीकरण में योगदान करते हैं। अब शहरीकरण में क्या योगदान करते हैं, आइए। जैसे आर्थिक अवसर, शहर ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक नौकरी के अवसर और उच्च वेतन प्राप्त करते हैं। भाई गांव से ज्यादा वेतन मिलता है, शहर में अगर कोई भी आप रोजगार प्राप्त करते हैं, और वहां पर सुख सुविधाएं भी आपको ज्यादा मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, शहरों में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच होती है। परिवहन अच्छा हो जाएगा वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलने लगती है, जैसे मेट्रो, ट्रेन, और आपके ऑटो, क्योंकि गाँव में तो इतने ऑटो नहीं चलते, लेकिन फिलहाल अब तो चलने लगे, लेकिन फिर भी शहर के अकॉर्डिंग इतने नहीं चलते गाँव में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO की स्थापना पूछ ली जाए तो 7 अप्रैल सन दे दिया जाए तो 1948, ठीक है, या डेट दे दी जाएगी, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 16, सुराताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गोंडा, बलिया, संत कबीर नगर, एटा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका बलिया। प्रसिद्ध अभियान जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, जो बलिया में स्थित है। तो ये सूर्यताल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है जी? बलिया जिला है उत्तर प्रदेश का, ये पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, सबसे पूर्वी जिला। तो ये प्रवासी पक्षी क्या होता है, जो दूसरे देश से चलकर हमारे देश में आते हैं, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको नौकरी की तलाश करनी है तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको? तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, या फिर लिंक्डइन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लिंक्डइन। तो विश्व भर में 800 मिलियन सदस्य वाली लोकप्रिय पेशेवर नेटवर्किंग साइट है ये, और पहली बार 2023 में आपको देखने को मिली, लॉन्च हुई थी। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सबसे फेमस है भदोई। भदोई की कालीन, ऐसा सुना होगा आपने। तो साड़ी बुनाई, कालीन बुनाई, चमकीले मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, कालीन बुनाई। अब आ जाइए, भदोई भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है। यह दक्षिण एशिया में हाथ से बना हुआ कालीन, हाथ से बना हुआ, सॉरी, कालीन, यहाँ पर हाथ आ जाएगा, ये आज नहीं है। हाथ से बना हुआ कालीन बुनाई उद्योग में सबसे बड़ा केंद्र भदोई जिले की कारपेट। आप इसे खुद से रीड कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस यहीं से समस्या और कुछ नहीं। तो मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वीडियो को फिनिश करने की कोशिश करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो बांज, अशोक, बांस, बरगद। तो अगर आपने यूपी के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे देंगे अशोक। अब इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके रख दी, इसे तो मैं रीड कर देता हूँ। चलो, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। इसका गठन 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त राष्ट्र संयुक्त प्रांत के रूप में किया गया था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, ये भी पूछा जाता है। जनसंख्या घनत्व क्या है उत्तर प्रदेश का? लिंग अनुपात क्या है? साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर। जिले 75, नगर निगम 17, राज्य पशु, ये राज्य पशु इसे चेक करूंगा भाई, ये कुछ मुझे इसमें डाउट लग रहा। कहाँ पर राज्य पशु? 12 सिंगर नहीं, 12 सिंगा है, ये गलत है भाई।
यहाँ पर आ जाएगा इस तरह, बारासिंगा। राज्य पक्षी आपका सारस, क्रेन। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री फिलहाल वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्य विधानसभा की सीटें 403 विधायक है आपके। सांसद 80 निर्वाचन क्षेत्र है और 100 विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। वो मैं लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, ऐसे बता दिया, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मटके की खेती के लिए दौरान किया जाता है? तो यहाँ पर ये है, ये जो लिखा हुआ है धन, तो यहाँ पर हो जाएगा धान है, ठीक है। तो हुड़का बोल, चुरकुला, कजरी, रसिया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हुड़का बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। वो किसकी इसकी हेल्प से की थी? मैडम भीकाजी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 3। 1898 में बनारस के केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना हुई। 1898 में। सब चीज आप पढ़ सकते हैं, नीचे लिखा हुआ, ठीक है। हम आगे चलते हैं। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान गणेश। मथुरा का नाम सुनते ही आपको पता चल जाता है, और जन्मस्थली की बात हो रही तो भगवान श्री कृष्ण का नाम आता, तो इसका तो सभी को जवाब दे देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण जी। तो नीचे मैंने लिखा हुआ मथुरा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। सारी चीजें आप खुद से पढ़ लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 23 पर। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उन्नाव, सिकंदरा, एटा, रामपुर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिकंदरा, अकबर का जो मकबरा है, ऑप्शन नंबर 2। सिकंदरा स्थान जो आगरा के उपनगर के अंतर्गत आता है, अकबर के मकबरे से जुड़ा है। आप नीचे सभी चीजें रीड कर लीजिए, कब इसका निर्माण हुआ, ठीक है जी। कितने मंजिला है? 5 मंजिला मकबरा है, आगरा में स्थित है। चलिए, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नकदी रहित, नई मुद्रा, या नोटबंदी, या डीमोनेटाइजेशन? हाँ भाई, ये भी तो होता है ना, डीमोनेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन। तो भाई नकदी रहित, नई मुद्रा, नोटबंदी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नोटबंदी। अब नोटबंदी कब कब हुई, ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। 1946 में हुई, 1978 में हुई। कब कौन पीएम था? 2016 में आपके मोदी जी पीएम थे। 500 और 1000 के नोट बंद हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचन, बंद या अनुदान के तहत आधारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके हैं। कृषि भूमि, धरती भूमि, समेकित भूमि और बांग भूमि। ये जो धरती भूमि है ये धरती है, धरती नहीं धरती, इस तरीके से धरती भूमि कहा जाता है, ये धरती भूमि। तो इसका सही जवाब भी क्या हो जाएगा? धरती भूमि, ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार जिस किसी भूमि का एक ही किराया, नियोजन या प्रदान के तहत धारिता होता है उसे ही धरती कहा जाता है, धरती नहीं धरती। ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए प्रश्न नंबर 26। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताए। तो हिंदी में दे दिया उसने, आपके साथ गेम खेला। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म नहीं दी। उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स। तो पर्सन का जो ऑप्शन सही समझ में आता मुझे सेकंड, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। और यहाँ साइड में मैंने इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में भी लिख रखी है, आप यहाँ से इसे रीड कर सकते, क्या पता इस बार इंग्लिश में दे दे। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। ये अधिक जो जानकारी है आप रीड करके जरूर जाए, यहाँ से प्रश्न पुटअप हो जाता है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत में
के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में व्यापार करने का रास्ता आसान बनाने के लिए निवेश मित्र एक उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है। आगे प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी गंतव्य आधारित कर है। वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। जीएसटी इनपुट टैक्स, क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तु सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा नंबर 3। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 29। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? आपसे कोई भी मतलब कि संवेदनशील का मतलब तो वैसे बहुत ही सेंसिटिव बातें करेंगे आपसे इमोशनली होकर। ऐसा लगेगा आपको कि हाँ रियल में कोई हमसे जानकारी प्राप्त की जा रही है, लेकिन ये सब चीजें फेक होती है। उसे क्या कहा जाता है? संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। आपसे क्या पूछना? यूजर नेम, आपका नाम क्या है, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का विवरण, जो भी क्रेडिट कार्ड की जानकारी होती है, और बस उसी चीज का नाम रखा गया है फिशिंग। क्या नाम है जिसका? फिशिंग। तो ये आपके साथ क्या हो जाता है? स्कैम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश, सर्बिया, थाईलैंड, तुर्की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में नीचे सभी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान, राजधानी क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या है, सभी चीजें रीड कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। और ये बहुत ही फेमस पुरस्कार है उत्तर प्रदेश के लिए। एग्जाम में जो भी उत्तर प्रदेश के लिए एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न ज्यादातर पूछे जाता है। प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कांडला बंदरगाह, जो अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नीचे कुछ जानकारी है एक्स्ट्रा, से आप रीड करना। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय के आधारशिला रखी? तो आपका पहला ऑप्शन है जयपुर, गांधीनगर, आनंद, बेंगलोर। तो कहाँ पर रखी जिसकी आधारशिला? गांधीनगर में। आधारशिला का मतलब होता है किसी चीज की नींव रख देना, और उद्घाटन का मतलब होता है जब कोई चीज बनकर तैयार हो जाती है उसको पब्लिश कर देना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद। तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपका ऑप्शन नंबर 3। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप इन्हें खुद रीड कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया? तो आपके ऑप्शन दे रखे डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इटली, नेपाल, जर्मनी, श्रीलंका। तो किस देश के साथ साझेदारी की है प्रवासन के लिए? तो इटली के साथ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इटली। करंट के क्वेश्चन है ये। तो करंट के क्वेश्चन आपको ये पता चलता है कि करंट के क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन किए थे एग्जामिनर ने। ठीक है, ये कोई जीके के क्वेश्चन नहीं होते, करंट के क्वेश्चन जो लास्ट की 35-34 के क्वेश्चन गए ना, 34-35 और ये 36वां भी। आगे क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में भारतीय नौसेना, भाई हाल ही की बात हो रही है, सीधी सी बात है, ये भी आपको किस तरह का प्रश्न है?
ये भी आपका करंट का ही पर्सन है, तो इसलिए आइडिया लग जाता है कि हमें करंट किस तरह से रीड करनी है, किस तरीके से पढ़नी होती है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INC काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो पुरुष मालदीव, मातरबारी बंदरगाह बांग्लादेश, कोलंबो श्रीलंका, जेबल अली का बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात। तो ये पर्सन का जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप देना, कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो मैं इसका जवाब करूंगा पिन बॉक्स में, पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो अब ये इसी तरह के जितने भी प्रीवियस के पेपर हुए इनकी तो मैं वीडियो बना कर डाल ही दूंगा, सभी जीके के पर्सनों की। लेकिन जो संभावित पर्सन री एग्जाम की डेट तो आई गई है, तो उसी के हिसाब से से कम मैं 20 टेस्ट डालूंगा जीके के जो संभावित पर्सन होंगे। इसी तरीके से डिजाइन होंगे जिस तरीके के PYQ पेपर आपके सेट थे, या अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ था आपका, उसी तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ऐसी कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहे। आपको बहुत ही अच्छे प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, टाटा बाय बाय।